नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। तो अपन सहकारिता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सहकारिता में हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ये टॉपिक का नाम है। अब देखो, अपन सहकारिता के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सहकारिता एपेक्स बैंक के एग्जाम के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग नाम का टॉपिक है। मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड कभी सुने हो आप लोग? कब सुने? बहुत बार सुने हो। ठीक है, तो आज मेरे मुंह से एक बार और सुन लेना। तो देखना, मनी लॉन्ड्रिंग को पढ़ने से पहले अपन लोग को ब्लैक मनी के बारे में पता रहना चाहिए। ठीक है, कि ब्लैक मनी क्या होता है। ठीक है, ब्लैक मनी पता है क्या होता है? ब्लैक मनी, ब्लैक मनी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? काला धन। क्या काला धन काले कलर का होता है? नहीं होता। नॉर्मल जो कलर रहता है पैसे का उसी कलर का होता है भाई। काले धन, काला धन का मतलब काले रंग का पैसा ऐसा नहीं होता। ठीक है, नॉर्मल जो कलर है पैसे का वही पैसा है। अब ये ब्लैक मनी का मतलब क्या है? ठीक है, तो इलीगल तरीके से जिस पैसे को कमाया जाता है, इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जिस पैसे को कमाया जाता है, उस पैसे को अपन कहते हैं ब्लैक मनी। आ रहा है समझ में? कौन से तरीके से कमाया जाता है? इलीगल तरीके से। इलीगल तरीके से किसी पैसे को कमाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लैक मनी। ठीक है, अब ये इलीगल तरीका क्या है जिससे इस पैसे को कमाया जाता है? तो इलीगल तरीका क्या है? पहला है स्मगलिंग। जैसे मान लो विदेश से कोई सामान आ रहा है, उस पे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता है। उस ड्यूटी को मैंने नहीं दिया तो क्या बोलेंगे? इसको स्मगलिंग। तो स्मगलिंग से जो पैसा कमाऊंगा वो ब्लैक मनी। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन मतलब मानव, ट्रैफिकिंग मतलब इंसानों को खरीदना बेचना। इंसानों को जो खरीदना बेचने से भी जो पैसा आता है उसको भी क्या बोलते हैं अपन? ब्लैक मनी। इतनी बातें याद रहेंगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जैसे ड्रग्स डीलिंग हो गया, ड्रग्स डीलिंग हो गया। वेपन, वेपन मतलब हथियार। फिर एक्सटॉर्शन मनी। ये सब क्या होते हैं? इस जरिए से जो पैसा कमाया जाता है उसको बोलते हैं अपन मनी, उसको बोलते हैं अपन ब्लैक मनी। ठीक है, स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब इंसानों को खरीदा और बेचा जाना। ड्रग्स, ड्रग्स तो पता ही है, ड्रग्स में डील करना। वेपन का इलीगल तरीके से डील करना। एक्सटॉर्शन मनी, एक्सटॉर्शन मनी मतलब क्या होता है? मान लो किसी व्यक्ति को किडनैप कर लिया गया, किसी व्यक्ति को क्या कर लिया गया? किडनैप कर लिया गया, और किडनैप करने के बाद उससे फिरौती की रकम मांगी गई। किस व्यक्ति को अगर छुड़ाना चाहते हो तो कम से कम इतना पैसा दो। उस पैसे को क्या बोलते हैं? एक्सटॉर्शन मनी। तो ये पैसा भी क्या कहलाएगा? ब्लैक मनी। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो ब्लैक मनी का मतलब क्या समझे? इलीगल तरीके से कमाया गया धन, उसी को हम कहते हैं ब्लैक मनी। और ब्लैक मनी का सोर्सेस क्या है? स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, वेपन, एक्सटॉर्शन मनी, और सबसे इंपॉर्टेंट ब्राइब। ब्राइब मतलब रिश्वत। जो रिश्वत भी लिया जाता है वो क्या होगा? ब्लैक मनी। समझ रहे हो बात? तो ब्लैक मनी का मतलब समझ आया। अब
यहां पर क्या लिखा है, इलीगल तरीके से कमाए गए धन को हम क्या कहते हैं, ब्लैक मनी। लेकिन कभी कभी लीगल तरीके से भी कमाए गए धन को भी ब्लैक मनी कहा जा सकता है। कैसे, वो देखना। अब जैसे लीगल तरीके से कमाए गए धन को ब्लैक मनी कैसे कहेंगे, जैसे आपने लीगल तरीके से पैसा कमाया, ठीक है, लेकिन आपने उस पर टैक्स नहीं दिया। आपने अगर उस पर टैक्स नहीं दिया तो भी ये ब्लैक मनी की श्रेणी में आ जाता है। अगर आप क्या पे नहीं करोगे, टैक्स पे नहीं करोगे तो, टैक्स पे नहीं पे करोगे तो, ठीक है। अब सवाल ये आता है, क्या हर एक इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, क्या हर एक व्यक्ति को टैक्स देना पड़ता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये उस व्यक्ति को टैक्स देना पड़ता है जिसकी इनकम 7 लाख से ज्यादा हो, ठीक है। कौन से व्यक्ति को टैक्स देना पड़ता है? जिसकी इनकम 7 लाख रुपए से ज्यादा हो। कितने से ज्यादा हो? 7 लाख। अगर आपकी इनकम 7 लाख प्लस है तब आपको टैक्स देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो रमेश नाम का एक व्यक्ति है, मेरा नाम तामेश है लेकिन मैं रमेश का एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। तो रमेश नाम का व्यक्ति है, वो साल में 5 लाख कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 5 लाख। क्या वो टैक्स देगा? नहीं, क्योंकि 7 लाख छूट रहती है 7 लाख तक, तो वो टैक्स नहीं देगा। उसके बाद एक व्यक्ति जिसका नाम है तामेश, ठीक है, तामेश नाम का व्यक्ति है, वो कितना कमा रहा है? 50 लाख। तो क्या ये व्यक्ति टैक्स देगा? हाँ देगा, क्योंकि 7 लाख से ऊपर कमा रहा है ना। तो 7 लाख से मैं जितना ऊपर कमाऊंगा उतने पैसे में मैं टैक्स दूंगा, तो करीब मेरे को 43 लाख रुपए में टैक्स देना पड़ेगा। इतनी बातें समझ आ गई? अगर मैं इस टैक्स को नहीं दूंगा, टैक्स की मैं चोरी करूंगा, मैं टैक्स नहीं दूंगा, तो ये ब्लैक मनी कहलाएगा। आ रहा है समझ में? तो ब्लैक मनी कैसे, किसको बोलते हैं? जो पैसा इलीगल तरीके से कमाया गया हो उस पैसे को ब्लैक मनी कहा जाता है, और ये इलीगल तरीके से कमाए हुए पैसे का सोर्सेस है। फिर लीगल तरीके से कमाए गए पैसे को भी ब्लैक मनी कहा जा सकता है, अगर आप उस पैसे पे टैक्स नहीं दोगे तो वो भी तो ब्लैक मनी ही है। समझ गए बात? ब्लैक मनी का मतलब समझे? क्लियर हुआ? अब लोग क्या करते हैं, इस ब्लैक मनी को कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करते किसमें? व्हाइट मनी में। किसमें? व्हाइट मनी। आप जैसे मेरे जैसे जो ईमानदार लोग हैं उनके पास कौन सी मनी होती है? व्हाइट मनी, जिसको हम मार्केट में बिना डरे यूज कर सकते हैं, किसी से भी बिना डरे अपन उसका यूज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? व्हाइट मनी, ठीक है। जो मेहनत से कमाया गया धन हो, जो लीगल तरीके से कमाया गया धन हो, जिसपे टैक्स अपन देते हैं, उसको व्हाइट मनी बोलते हैं। अब ब्लैक मनी को कन्वर्ट कर रहे हैं व्हाइट मनी में। अब ब्लैक मनी को तो ऐसे यूज नहीं कर सकते, तो ब्लैक मनी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? व्हाइट मनी में। अब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। क्या बोलते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। याद रहेगा? तो मनी लॉन्ड्रिंग किसको बोलते हैं? ब्लैक मनी जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? व्हाइट मनी में। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। अब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए टोटल कितने प्रोसेस होते हैं? टोटल कितने प्रोसेस होते हैं? 3, ठीक है। कितने प्रोसेस होते हैं? 3। 3 का नाम है, तीनों प्रोसेस का नाम लिखना। पहले प्रोसेस का नाम है प्लेसमेंट, दूसरे प्रोसेस का नाम है लेयरिंग, तीसरे प्रोसेस का नाम है इंटीग्रेशन, ठीक है। प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन, ठीक है। आ रहा है समझ में? इतनी बातें क्लियर हुई? ब्लैक मनी का मतलब क्लियर हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्लियर हो गया? क्लियर है? अब जो व्यक्ति अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करेगा, जो व्यक्ति अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करेगा, उस व्यक्ति को बोलते हैं लॉन्ड्रर। क्या बोलते हैं? लॉन्ड्रर, ठीक है। जो अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहा है। समझ गए? तो लॉन्ड्रर का मतलब लिख लेना आप। इतनी बातें क्लियर हुई? अब देखो, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग शब्द है वो आया कहां से? मनी लॉन्ड्रिंग जो शब्द है वो आया कहां से?
तो इसका प्रचलन, मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का प्रचलन 1980 में, कहां पर? 1980 में अमेरिका में हुआ। ठीक है, अमेरिका, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, फिर 1990 में इसका प्रचलन इंडिया में हुआ, लेकिन इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बोलते। इंडिया में क्या बोलते हैं? इंडिया में हम मनी लॉन्ड्रिंग की जगह हवाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हवाला शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बोलते, इंडिया में हम हवाला शब्द का यूज करते हैं। क्लियर है बात? समझ आई बात? समझ गए? तो इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बोलते, इंडिया में हम हवाला शब्द का यूज करते हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग में एक शब्द आ रहा है लॉन्ड्री। क्या आ रहा है? लॉन्ड्री। तो ये लॉन्ड्री शब्द से आया है लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्री मतलब क्या होता है? जहां पर अपन कपड़ा धोने के लिए देते हैं, है कि नहीं? अपने गंदे कपड़े को देते हैं और गंदा कपड़ा साफ होके आ जाता है, उसको लॉन्ड्री बोलते हैं अपन। ठीक है, तो देखना, यहां समझना, तो ये भी लॉन्ड्री है, मनी लॉन्ड्रिंग भी लॉन्ड्री सबसे आया है, क्योंकि यहां पर हम अपने गंदे पैसे दे रहे हैं धुलने के लिए, हमारे ब्लैक मनी को दे रहे हैं ताकि वो व्हाइट मनी हो जाए। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है भाई। समझ गए बात? अब देखो, यहां पर लॉन्ड्री शब्द आ रहा है, तो जैसे कि देखना, एक वॉशिंग मशीन है। ठीक है, एक वॉशिंग मशीन है। ठीक है, इस वॉशिंग मशीन में आपने कपड़े डाला धुलने के लिए। आपने क्या डाला? कपड़े धुलने के लिए। तो पहला प्रोसेस क्या किया? आपके कपड़े गंदे थे, आपके कपड़े गंदे थे, आपने अपने गंदे कपड़े को कहां डाला? वॉशिंग मशीन में। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? कपड़े डालना। ठीक है, कपड़े मशीन में डालना। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या हुआ? अब कपड़े आप मशीन में डालोगे तो मशीन में वो कपड़े घूमेंगे, स्पिन होगा, घूमेगा, और घूम घूम के क्या हो जाएगा? धुल जाएगा, वो धुल के साफ हो जाएगा। तो पहले वाले स्टेप में आपने कपड़े को डाला, दूसरे वाले स्टेप में कपड़े साफ हो गए। कैसे? घूम घूम के। फिर तीसरे स्टेप में क्या होगा? आप उस कपड़े को अब यूज कर लोगे, आप अब पहन लोगे। कपड़े साफ हो गए ना, आप उस कपड़े का आप यूज कर सकते हो ना, पहन सकते हो। तो तीसरे स्टेप में आप क्या करोगे? उसका यूज करोगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? आपने क्या किया? आपके कपड़े गंदे थे, आपने फर्स्ट स्टेप में उस कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाला। दूसरे स्टेप में क्या किया? उसने आपको, आपके कपड़े साफ हो गए। तीसरे स्टेप में आपने उस कपड़े को यूज कर लिया, पहन लिया। समझ गए? ठीक वैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग का भी प्रोसेस है। मनी लॉन्ड्रिंग का 3 प्रोसेस है। 3 प्रोसेस क्या है? एक था प्लेसमेंट, एक था लेयरिंग, और एक था क्या? इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे ये 3 स्टेप बताया हूं ना, सेम मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस का भी 3 स्टेप है। आ रहा समझ में? अब ये 3 स्टेप के तहत क्या होगा? ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो वो 3 प्रोसेस क्या है। तो देखो, पहला है प्लेसमेंट। अब जिस व्यक्ति को अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना है, वो व्यक्ति कहां जाएगा? बैंक। लेकिन अगर वो बैंक जाएगा, उसको अपने 1 करोड़ रुपए, उसको 1 करोड़ रुपए मिला, इलीगल तरीके से वो 1 करोड़ रुपए कमाया, इलीगल तरीके से उसने 1 करोड़ रुपए कमाया। अब उस व्यक्ति को ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना है। अगर वो डायरेक्ट बैंक के पास जाएगा, डायरेक्ट बैंक के पास जाएगा तो बैंक उससे 10 सवाल पूछेगा ना, कि बोलेगा कि भैया तेरे पास 1 करोड़ रुपए अचानक कितने दिन कैसे आ गए? तू 10,000 कमाने वाला व्यक्ति डायरेक्ट 1 करोड़ कैसे कमा लिया? ऐसे करके बैंक पूछेगा ना। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? अपने 1 करोड़ लोगों, 1 करोड़ रुपए को, 1 करोड़ रुपए को क्या करेगा? कम से कम 100 लोगों को दे देगा। ज्यादा बता दे रहा हूं, इतना नहीं होता, कम से कम 100 लोगों को दे देगा। ठीक है, और ये 100 लोगों को बोलेगा 1-1 लाख रुपए आप अपने खाते में डालते जाओ। आ रहा समझ में? 100 लोगों को देगा, 100 लोग 1-1 लाख रुपए डालेंगे अपने खाते में, तो 1 करोड़ डल गया बैंक में। आ रहा समझ में? अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए डालेगा तो बैंक उसके ऊपर शक तो नहीं करेगा, वो सोचेगा 1 लाख तो कमा ही सकता है, मिडिल क्लास का आदमी 1 लाख रुपए तो कमा सकता है। ठीक है,
लेकिन अगर कोई डायरेक्ट 1 करोड़ लेके जाएगा तो उसके ऊपर डाउट करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए वो व्यक्ति क्या करेगा, बैंक में अब उसको पैसा डालना है तो वो क्या करेगा, अपने पैसे 100 लोगों को दे देगा। 100 लोगों को 1-1 लाख रुपए बांट दिया, अब वो 1-1 लाख लोग बैंक में पैसा को जमा करेंगे। ठीक है, जैसे लिखा है ना, इसके अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले पैसे को बहुत सारे लोगों के माध्यम से बैंक में डिपॉजिट करवाता है। ठीक है, और इस तरह से वह एक बड़े अमाउंट को आसानी से बैंकिंग सिस्टम के नजरों से बचते हुए लीगल फंड में कन्वर्ट कर देता है। आ रहा है समझ में? अब वो लीगल पैसा हो गया, बैंक में चले गया तो इसके अंतर्गत एक क्रिमिनल सर्किट के द्वारा इलीगल फंड्स को छोटे छोटे ग्रुप्स के थ्रू बाहर सर्कुलेट किया जाता है। अब देखो, मैंने क्या बताया था, पहले स्टेप में बैंक में पैसा डालना है। ठीक है, प्लेसमेंट, उसी को क्या बोलते हैं अपन, प्लेसमेंट। जैसे वो कपड़ा धोने वाले में बताया था, पहले स्टेप में क्या करना है, कपड़ा मशीन में डालना है। यहां पहले स्टेप में क्या हुआ, पैसा बैंक में डालना है। आप ही मत जाओ डालने, आप क्या कर दो, उसको बहुत सारे लोगों को बांट दो और वो लोग क्या करेंगे, बैंक में जाके पैसा को डालेंगे। ठीक है, अब दूसरा स्टेप, लेयरिंग। लेयरिंग का प्रोसेस क्या होता है, लेयर, लेयर बोलते हैं ना, परत दर परत, तो लेयरिंग मतलब होता है परत दर परत। अब देखो लेयरिंग में क्या होता है, उन लोगों ने जो पैसा अपने अकाउंट में डाला वो उस अकाउंट से इतने ट्रांजैक्शन करेंगे, इतने ट्रांजैक्शन करेंगे कि जो एक्चुअल सोर्स है पैसे का, कि पैसा कहां से आया उसका पता नहीं चलेगा। आ रहा है समझ में? वो इतने ट्रांजैक्शन करते जाएंगे। अब बैंक को देखना होगा तो लास्ट का 3-4 ट्रांजैक्शन देखेगा, पूरा ट्रांजैक्शन देखते तो नहीं बैठेगा ना, हजारों ट्रांजैक्शन देखने तो नहीं बैठे रहेगा। दूसरे स्टेप लेयरिंग में क्या होता है, इतने ट्रांजैक्शन करना है अकाउंट से कि जो एक्चुअल सोर्स है पैसे का, कि पैसा कहां से आया है उसके बारे में ना पता चले। ठीक है, जिसमें लिखा है ना, इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कॉम्प्लेक्स लेयरिंग की जाती है ताकि जहां से इसकी शुरुआत होती है वो पकड़ में ना आए। अब जैसे हमारे कपड़े वाले एग्जांपल में क्या था, पहला स्टेप तो कपड़ा डालना था, दूसरे स्टेप में वो घूमता है, और यहां क्या हो रहा है, दूसरे स्टेप में पैसा घूम रहा है। पैसा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? फिर तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में क्या होगा, आपका जो ब्लैक मनी है वो व्हाइट मनी में बन के तैयार हो गया। अब उस पैसे को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। आ रहा है समझ में? और जो व्यक्ति ये मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है, जो व्यक्ति अपने ब्लैक का पैसा व्हाइट में करता है, वो कैसे करेगा, वो क्या करता है, मोस्टली इन लोग अपने पैसे का सोर्स दिखाने के लिए कि भैया मेरे को यहां से पैसा आया है, एक कंपनी खोल लेते हैं और उस कंपनी का नाम रहता है शेल कंपनी। कंपनी को क्या बोलते हैं, शेल कंपनी। जिस बंदे को अपना ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में दिखाना है वो कौन सी कंपनी खोलता है, शेल कंपनी। अब ये शेल कंपनी क्या होता है, ऐसी कंपनी जिसका उल्लेख कंपनीज एक्ट में भी नहीं है। कंपनीज एक्ट मतलब कंपनी का कानून, उसमें बहुत सारे कंपनियों के बारे में उल्लेख रहता है। किसमें, कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट में बहुत सारी कंपनियों के बारे में उल्लेख रहता है। ठीक है, जैसे कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, ये सारी कंपनियों के बारे में उल्लेख रहता है कंपनीज एक्ट में। लेकिन उस कंपनीज एक्ट में शेल कंपनी के बारे में कोई उल्लेख नहीं रहता, क्योंकि शेल कंपनी इलीगल है, इसलिए उसका उल्लेख नहीं रहता। अब ये शेल कंपनी क्या है, शेल कंपनी जो रहता है इसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रहता। ठीक है, ये एक्चुअल में ये कंपनी होती ही नहीं है, सिर्फ पेपरों में होती है। आ रहा है समझ में? जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है लेकिन दिल में नाम लिख दिया काका काका किरण ऐसा करके, तो क्या हो गई गर्लफ्रेंड? नहीं, एक्चुअल में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं, तो आपकी गर्लफ्रेंड कैसे हो गई, शेल, शेल कंपनी। याद रहेगा? तो शेल कंपनी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, एक्चुअल में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, एक्चुअल में वो कहीं पर स्थित नहीं है, उसमें ना कोई एम्प्लॉय काम करता है ना वो किसी जगह में स्थित है। ठीक है, लेकिन उसका पेपर में एग्जिस्टेंस है, पेपर में उसका नाम लिखा गया है। अब यहां से क्या करते हैं, जो ब्लैक मनी का पैसा जो व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं वो क्या करते हैं, वो ये दिखाते हैं कि मेरे को पैसा आ रहा है सेल कंपनी से, हर साल मेरे को 10-10 लाख रुपए किससे आ रहा है, सेल कंपनी से, ऐसा दिखा देते हैं। लेकिन वो पैसा उनका कहां से आते रहता है, इलीगल सोर्सेज से आते रहता है। ठीक है, तो जिसको ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना होगा वो अपने पैसे का सोर्स कहां से दिखाएगा, सेल कंपनी से दिखाएगा। और भी बहुत सारे सोर्स होते हैं, समझे बात को? तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि ब्लैक मनी क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है,
मनी लॉन्ड्रिंग के कितने प्रोसेस होते हैं? 3 प्रोसेस। शेल कंपनी क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ लिया। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो ब्लैक मनी क्या होता है? ऐसा पैसा जिसको इलीगल सोर्स से कमाया जाए वो ब्लैक मनी कहलाता है। जैसे उसमें क्या क्या हो सकता है? मनी स्मगलिंग हो सकता है, एक्सटॉर्शन मनी हो सकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकता है, ब्राइब हो सकता है, ब्राइब मतलब रिश्वत हो सकता है, ड्रग्स से जो पैसा आता है ड्रग्स बेच के, ये सब क्या होगा? इलीगल इनकम होगा, जिसको अपन ब्लैक मनी कहते हैं। लीगल इनकम को भी ब्लैक मनी भी कह सकते हैं। सही तरीके से पैसा कमाया गया है उसको भी ब्लैक मनी कह सकते हैं। अगर उस पे आपने टैक्स नहीं पटाया है तो वो भी ब्लैक मनी है। अब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना है, तो ब्लैक मनी, जो आदमी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं लॉन्ड्रर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। और जो इंसान इसको करता है उसको बोलते हैं लॉन्ड्रर। ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग शब्द सबसे पहली बार कब आया था? 1980s में। कहां से? अमेरिका से। 1990 में इंडिया में भी ये चीज फेमस होने लग गया, लेकिन इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बोलते। इंडिया में हम इसको क्या शब्द बोलते हैं? हवाला। इतनी बातें समझ गए? अब मनी लॉन्ड्रिंग करने का टोटल 3 प्रोसेस है। 3 प्रोसेस अगर आपका कंप्लीट हो गया तब आपका ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो गया। अब ये तीनों प्रोसेस क्या है? पहला है प्लेसमेंट, दूसरा है लेयरिंग, और तीसरा इंटीग्रेशन। पहले वाले स्टेप में क्या किया? आपका जो ब्लैक मनी था उस पैसे को आपने बैंक में डाला। दूसरे वाले स्टेप में क्या किया? आपने उस अकाउंट से इतनी ट्रांजैक्शन की कि उसकी बहुत सारी लेयर दर लेयर बन गई, परत दर परत बन गई। अब परत दर परत बनने से क्या होता है? एक्चुअल सोर्स का पता ही नहीं चलता कि पैसा आया कहां से। फिर तीसरा स्टेप था, तीसरा प्रोसेस था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या हुआ कि आपका जो ब्लैक मनी था वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो चुका है, अब आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ आया मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में? अब इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक एक्ट बनाया गया है जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, तो देखते हैं एक्ट के बारे में। तो देखो एक्ट कौन सा है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अब इस एक्ट में टोटल 3 बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार संशोधन हो चुका है? 3 बार। इस एक्ट में टोटल 3 बार संशोधन हो चुका है। ठीक है, अब ये 3 बार संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ था 2005 में, 2009 में और 2012 में। तो इस एक्ट में टोटल 3 बार संशोधन हो चुका है, 2005, 2009 और 2012 में। अब ये एक्ट का मेन काम क्या है? तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो काम होता है ना, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कन्वर्ट करने का, इस काम को रोकना। तो ये एक्ट मतलब कानून। इस कानून में क्या बोला गया है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने जो करता है उसको रोकना, और जो कन्वर्ट कर रहा है जो इंसान, उस इंसान को पकड़ना। अब इस एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? तो इन्वेस्टिगेशन जो करता है उसको अपन बोलते हैं ईडी। ईडी आ रहा है समझ में? इस ईडी का नाम बहुत बार सुने होंगे आपने, आजकल इसका नाम प्रचलित में है। ठीक है, अब आगे देखेंगे ईडी क्या है। तो देखो इस एक्ट का जो मेन मकसद है वो पता चल गया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मतलब पता चला कि इस एक्ट को बनाया क्यों गया है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग का काम रुके और जो ये लॉन्ड्रिंग वाला काम करा रहा है उस व्यक्ति को पकड़ सके। तभी इस एक्ट की स्थापना हुई। कब हुई थी? 2002 में। इसमें कितने बार संशोधन हो चुका है? 3 बार। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कितने बार संशोधन हुआ? 3 बार। ठीक है, 3 बार कब कब? 2005, 2009 और 2012 में। 5, 9, 12। अब देखो इस एक्ट में बोला क्या किया गया है। और तो इस एक्ट में यह बोला गया है यदि कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या जानते हुए या अनजाने में इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपराधी माना जाएगा। आप जाने अनजाने में भी इन्वॉल्व हो गए तो भी आप अपराधी हो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत। आ रहा समझ में? इस एक्ट के तहत आप अपराधी हो। अब इसमें सिर्फ वही व्यक्ति अपराधी नहीं होता जो अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करवा रहा है, वो व्यक्ति भी अपराधी होता है जो उसका साथ देता है। तो जितने व्यक्ति भी उसका साथ देंगे वो भी अपराधी होंगे। जैसे आपको याद होगा 2016 में ही आई थिंक नोटबंदी हुआ था, है कि नहीं? नोटबंदी हुआ था।
अब नोटबंदी हुआ था तो बहुत लोग अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए लोगों को पैसा दे देते थे। ठीक है, कुछ कुछ गरीब गरीब लोगों को पैसा दे देते थे और उनको बोलते थे जाके अपने अकाउंट में जमा कर दो। उसके बाद क्या करना, दे देते थे, मान लो 10 लाख रुपए दे दिए एक जन को जमा करने के लिए। ठीक है, 10 लाख जमा करने के लिए दे दिया, बोले कि 8 लाख मेरे को दे देना, 2 लाख रुपए तू रख लेना। वो व्यक्ति खुश हो जाएगा, वो जाके जमा कर देगा। ठीक है, बैंक में जाओगे तो उस टाइम के बैंक के कर्मचारी भी बताते थे जिस व्यक्ति के पैरों में चप्पल नहीं है वो व्यक्ति बैंक में 2-2 लाख रुपए एक्सचेंज कराने आता था। बताओ, तो वो अपना पैसा तो लेके नहीं आएगा। यहां पर सरासर क्या हो रहा है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है, सरासर मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। उसके बाद जहां से भी इस प्रकार के लीगल फंड आते हैं या ओरिजिनेट होते हैं उनको कंसील्ड किया जाता है। जहां से भी इलीगल फंड आता है उनको क्या किया जाता है, छुपाया जा रहा है। कंसील्ड मतलब छुपाया, छुपाया जाना। ठीक है, अब कोई लीगल मनी को दिखाएगा तो नहीं, छुपा के ही तो काम करेगा। अब यदि यदि इस एक्ट के प्रोविजन को नहीं माना जाए, प्रोविजन मतलब इस एक्ट में जो भी बात लिखी गई है उसको अगर नहीं माना जाए तो उसे अपराध माना जाएगा। इस एक्ट में जो बात लिखी गई है उसको आप नहीं मानोगे, कानून बनाया गया उसको नहीं मानोगे तो क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। और इस उस व्यक्ति को जो ये अपराध कर रहा है उस व्यक्ति को नॉन बेलेबल पनिशमेंट दिया जाता है। नॉन बेलेबल पनिशमेंट मतलब उसकी बेल नहीं होगी, वो एक बार जेल में चले गया तो उसकी बेल नहीं होगी, वो अपना पूरा सजा काट लेगा तब उसके बाद ही बेल होगी। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो उसको कौन सी पनिशमेंट मिलेगी, नॉन बेलेबल पनिशमेंट, जिसमें बेल होती नहीं है। ठीक है, अब ऐसे व्यक्ति को कितनी सजा होगी, तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 7 साल। ठीक है, कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग करता पाया गया तो ऐसे व्यक्ति को कितने साल की सजा होगी, मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 7 साल। ये तो सजा हो गई। उसके बाद पेनाल्टी भी लगती है, फाइन भी देना पड़ता है। तो फाइन का जो राशि है वो यहां पर नहीं दिया गया है। राशि उस पर डिपेंड करता है आपने कितने पैसे का घपला किया। अगर आपने ज्यादा पैसे का घपला किया तो आपको ज्यादा पेनल्टी देना पड़ेगा, कम पैसे का घपला किया तो कम पैसा देना पड़ेगा। समझ गए? इतनी बातें समझ आ रही है? अब ये याद रखना भाई, 3 साल, मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 7 साल। एग्जाम में एमसीक्यू में ये फंस सकता है। ठीक है, अब मनी लॉन्ड्रिंग केस का इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, इन्वेस्टिगेशन तो ये होता है ईडी। कौन करता है इन्वेस्टिगेशन, कौन करता है, ईडी। ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी का फुल फॉर्म क्या है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये इन्वेस्टिगेशन काम करता है। ठीक है, आजकल तो हम ईडी का नाम बहुत सुनते हैं, ईडी ने यहां छापा मारा, ईडी ने इस नेता घर छापा मारा। ठीक है, इतना समझ आया आपको? अब देखो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट था उस एक्ट का मेन उद्देश्य क्या क्या है वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो मेन उद्देश्य क्या है, बैंकिंग सिस्टम को मनी लॉन्ड्रिंग जैसे क्रिमिनल एलिमेंट से बचाना, बैंक को बचाना, क्योंकि बैंक में ही तो हो रहा है ना, ब्लैक मनी व्हाइट मनी आपका कहां हो रहा है, बैंक में ही हो रहा है। तो बैंक को इस क्रिमिनल ऑफेंस से, इस क्रिमिनल एलिमेंट से बचाना, बैंक को बचाया जाना ताकि बैंक ये सब काम ना करे। ठीक है, दूसरी बात क्या है, सोसाइटी में होने वाली ऐसी सभी चीजों को फैलने से रोकना। ठीक है, ऐसी चीजें को फैलने से रोकना कि लोग अपना ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट करा रहे हैं, तो ऐसे चीजों को फैलने से रोकना। तीसरी बात, इकोनॉमी को फाइनेंशियल क्राइम से बचाना। अब पैसा क्या हमारी इकोनॉमी में आ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था में आ रहा है पैसा, कैसे लोगों का ब्लैक मनी हमारी इकोनॉमी में आते जा रहा है, तो एक फाइनेंशियल क्राइम है, तो फाइनेंशियल क्राइम से बचाना। चौथी बात, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को टेररिस्टों के हाथों से आने में बचाना। ठीक है, टेररिस्ट काम भी, अब मान लो कोई अपराधी है, उसके पास अचानक बहुत सारा पैसा आने लग गया, तो जरूर कोई ना कोई गलत काम कर रहा होगा। ठीक है, अब जिन लोग टेररिस्ट रहते हैं उनको भी बहुत पैसा मिलता है, जाओ मर जाओ, ये करो वो करो, मरने मारने के लिए। फिर बैंक को कस्टमर और उनके फाइनेंशियल डीलिंग को बेहतर ढंग से समझाने में सक्षम बनाना। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बैंक को सक्षम बनाना ताकि वो कस्टमर को उनका जो भी फाइनेंशियली लेन देन है
उसके बारे में अच्छे से समझा सके। समझे बात? तो ऑब्जेक्टिव्स याद हुए? क्या है? पहला, बैंकिंग सिस्टम को मनी लॉन्ड्रिंग जैसे प्रोसेस से बचाना, बैंक को बचाना मनी लॉन्ड्रिंग से। उसके बाद सोसाइटी में होने वाली ऐसी सभी चीजों को क्या करना? रोकना, फैलने से रोकना। तीसरी बात, इकोनॉमी को, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसमें इससे फाइनेंशियल क्राइम से बचाना। ब्लैक मनी आ जाएगा तो फाइनेंशियल क्राइम होगा। उसके बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेज को टेररिस्टों के हाथों में आने से बचाना। ठीक है। उसके बाद पांचवी बात है, बैंक को किसके लिए सक्षम बनाना? ताकि कस्टमर और उसके फाइनेंशियल डीलिंग्स के बारे में उसको अच्छे से बता सके। आ रहा समझ में? फाइनेंशियल डीलिंग के बारे में बैंक ही बताएगा, डाकघर वाला तो नहीं बताएगा। समझ आ रहा है सबको? उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एक्टिविटीज बैंक को जोखिम में डालती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो भी एक्टिविटी होता है, जो भी काम होता है, इससे जोखिम में कौन जाता है? बैंक। ठीक है। अब क्या क्या रिस्क रहता है? ऑपरेशनल रिस्क रहता है, रेपुटेशन रिस्क रहता है, कंप्लायंस रिस्क रहता है, लीगल रिस्क रहता है। ऑपरेशनल मतलब जो भी लेन देन है वो करने में रिस्क रहता है। रेपुटेशन रिस्क मतलब अब भाई कोई बैंक मनी लॉन्ड्रिंग करते पाया गया तो उसकी इज्जत खराब होगी ना, उसकी रेपुटेशन तो खराब होगी। फिर कंप्लायंस मतलब सहमति देना, सहमति देने में रिस्क। लीगल रिस्क मतलब वो कानूनी पचड़े में पड़ जाएगा। ठीक है, कानूनी पचड़े में पड़ जाएगा ना। अगर जैसे कि कोई व्यक्ति गया अपना 1 करोड़ रुपए चेंज कराने के लिए, 1 करोड़ रुपए बैंक में डिपॉजिट करने के लिए, अब बैंक वाले का हक बनता है कि उससे सवाल पूछे कि तेरे पास ये 1 करोड़ रुपए आया कहां से। अब कोई बैंक वाला खुद उसके साथ मिल गया मान लो, और उस 1 करोड़ रुपए को चेंज कर दिया, उसने बैंक वाले को ही पहना दिया कि ले 10 लाख रुपए तेरे को दे दूंगा। बैंक वाला खुश होके चेंज कर दिया, डिपॉजिट करा लिया, तो बैंक वाले ने गलत किया। ठीक है, तो वही खुद लीगल पचड़े में पड़ जाएगा। उसके बाद अब आरबीआई द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये जो बैंक का यूज है, मनी लॉन्ड्रर जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो काम करते हैं वो बैंक का यूज ना कर सके, इसीलिए एक मास्टर डायरेक्शन लाया गया जिसको बोलते हैं केवाईसी। ठीक है, आ रहा समझ में? ये मनी लॉन्ड्रिंग हो ना सके इसके लिए क्या लाया गया? केवाईसी। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, जो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे नो योर कस्टमर क्या है। ठीक है, इतनी बातें याद रहेंगी। उसके बाद देखना, रिपोर्ट ऑब्लिगेशन अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, अब ये रिपोर्ट के बारे में बात चल रही है। ठीक है, रिपोर्ट किस किस तरीके के रिपोर्ट होते हैं? एक होता है कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ही आता है। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना, तो ये जितने भी रिपोर्ट पढ़ाऊंगा उसी रिपोर्ट के अंदर आएंगे, ये एक्ट के अंदर ही आ रहे हैं। तो पहला क्या है? कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। अब ये कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होता क्या है? ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होता क्या है? अगर किसी व्यक्ति ने 10 लाख या उससे अधिक का ट्रांजैक्शन किया, किसी व्यक्ति ने 10 लाख या उससे अधिक का ट्रांजैक्शन किया, तो बैंक वाले को इसका रिपोर्ट देना पड़ता है। किसको? एफआईयू को। एफआईयू का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने 10 लाख से अधिक का ट्रांजैक्शन किया एक ही बार में, तो बैंक वाला क्या करेगा? एक कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट देगा। किसको? एफआईयू को, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट देगा। आ रहा है समझ में? अगर कोई व्यक्ति 10 लाख से अधिक का ट्रांजैक्शन करता है तो, समझ गए बात? उसके बाद कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? कोई व्यक्ति यदि लगातार 10 लाख के आसपास का ट्रांजैक्शन होता है, लगातार 10 लाख के आसपास का ट्रांजैक्शन करता है, या फिर लगातार होने वाले ट्रांजैक्शन की एग्रीगेट वैल्यू 10 लाख के आसपास है, तो उसे रिपोर्ट करना चाहिए। अब देखो पहले वाले कंडीशन में क्या बताया? अगर कोई व्यक्ति 10 लाख से अधिक का ट्रांजैक्शन करता है तो उसको रिपोर्ट देना पड़ेगा एफआईयू को। बैंक वाला क्या करेगा? कोई 10 लाख से अधिक का ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो एफआईयू को रिपोर्ट करेगा। फिर उसके बाद बोला है, उसके बाद अब मान लो कोई व्यक्ति क्या किया, वो बोला मैं 10 लाख का ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं 2-2 लाख करके 6 बार कर दूंगा। ठीक है,
मैं 2-2 लाख करके ना 6 बार ट्रांजेक्शन करूंगा, तो 2-2 लाख करके 6 बार ट्रांजेक्शन करेगा तो कितना लाख हो गया? 12 लाख। 12 लाख हुआ। उसने क्या सोचा होगा कि 10 लाख का अगर एक ही बार ट्रांजेक्शन करूंगा मेरा रिपोर्ट भेज देंगे और मेरे ऊपर चेकिंग बैठ जाएगा। तो उसने क्या किया, अपना बुद्धि लगाया। उसने क्या किया, 2-2 लाख रुपए का 6 बार ट्रांजेक्शन कर लिया। तो टोटल कितने लाख का ट्रांजेक्शन हो गया? 12 लाख। तो इसमें क्या बोला है कि अगर आपका टोटल एग्रीगेट एक महीने के अंदर आपका टोटल एग्रीगेट भी अगर 10 लाख के ऊपर होता है तो भी ये रिपोर्ट किसके पास जाएगा? एफआईयू के पास। ठीक है, समझ गए? टोटल एग्रीगेट कितना हुआ? 12 लाख हो गया। अब यहां पर वही बोला है कि अगर आपका एग्रीगेट भी 10 लाख से ज्यादा होता है, आपने 10 ट्रांजेक्शन 15 ट्रांजेक्शन जितने भी किए हों, अगर आपका 10 लाख से ऊपर हो गया ट्रांजेक्शन तो क्या इसका रिपोर्ट दिया जाएगा? किसको? एफआईयू को। एफआईयू का फुल फॉर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूनिट। ठीक है, उसके बाद यदि कोई इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन है, इंडिविजुअल मतलब सिर्फ एक बार एकलौता ट्रांजैक्शन जिसको इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन बोलते हैं, तो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 50,000 या उससे कम है तो सीटीआर में इंक्लूड नहीं होगा, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं होगा। 50,000 या उससे कम है तो, समझे मेरी बात? जैसे आपने गया बैंक में गए लेन देन करने के लिए, आपने कितना रुपए जमा किया होगा? कम से कम 50,000। 50,000 नहीं, मान लो 49,000 जमा किया, ये 50,000 से कम है। ठीक है, अब आपने 49,000 जमा किया, 49 करके आपने 10 बार जमा कर डाला, 10 से 20 बार। ठीक है, तब इसकी कोई रिपोर्ट नहीं दी जाएगी क्योंकि 50,000 से कम है आपकी ट्रांजैक्शन, तब इसका रिपोर्ट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर यही 10 लाख होता तो क्या करते? इसका रिपोर्ट देते। अब यहां पर यह बोला 50,000 अगर या उससे कम हो, 50,000 या उससे कम हो तो इसका रिपोर्ट अपन नहीं देंगे। समझ रहे बात? तो हम पढ़ रहे कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में बैंक वाला कब कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट एफआईयू को देगा? तो पहली बात ये पढ़े, अगर 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होगा तो वो रिपोर्ट एफआईयू को देगा। अगर उसका एग्रीगेट बन जाए 10 लाख रुपए, अब वो क्या किया, 10 लाख एक साथ नहीं किया, वो होशियार बना। कैसे? 2-2 लाख रुपए करके 6-7 बार किया, तो ऐसे में तो खुद 12-14 लाख हो गया, तो एग्रीगेट तो 10 लाख से ऊपर ही हुआ ना, तो भी रिपोर्ट एफआईयू को देगा। फिर बोला गया है अगर आपका इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 50,000 या उससे कम है तो रिपोर्ट नहीं दिया जाएगा। वैसे आप 50-50 करके 10 बार भी कर लो, 10 बार कर लो, 20 बार कर लो, ये रिपोर्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? उसके बाद है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट? सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। सस्पिशियस मतलब क्या होता है? डाउट करना। डाउट होता है ना, डाउट करने को क्या बोलते हैं? सस्पिशियस, किसी के ऊपर शंका करना। तो यहां पर बोला गया है यदि कोई ट्रांजैक्शन सस्पिशियस नेचर का पाया जाए, ट्रांजैक्शन मतलब वही लेन देन, तो कोई भी जो ट्रांजैक्शन है सस्पिशियस नेचर का पाया जाए, जैसे मान लो कोई आया, जैसे ऐसा व्यक्ति आया, अब मैं बताया था ना अभी क्लास के शुरू में एग्जांपल बताया था कि एक व्यक्ति आया जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, वो अचानक हर दिन 2-2 लाख रुपए लेके आते जा रहा है, हर दिन 2-2 लाख रुपए लेके आ रहा है, बैंक में जमा कर रहा है। तो बैंक वाले को डाउट होगा, उसके ऊपर शंका जाएगी ना, बोलेगा यार इस व्यक्ति के पैरों में चप्पल नहीं है लेकिन बकायदा रोज 2 लाख रुपए जमा करने आता है, क्या ये व्यक्ति हर दिन 2 लाख रुपए कमाता होगा? नहीं कमाता होगा, तो बैंक वाले को ऐसी डाउट चले जाएगा ना। तो बैंक वाले को किसी भी ट्रांजैक्शन में डाउट जाए तो वो क्या करेगा, 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा। किसको? एफआईयू को। कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर। समझ गए बात? अब जो अपन कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पढ़े, इसके पहले वाली रिपोर्ट, इसमें वो कितने दिन के अंदर देगा? तो नेक्स्ट मंथ के 15 दिन के अंदर। जो अगला माह आता है ना, नेक्स्ट मंथ, जैसे मान लो किसी ने सितंबर में पैसा जमा किया होगा 10 लाख रुपए से अधिक, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट मंथ अक्टूबर की 15 तारीख के पहले तक, अक्टूबर की 15 तारीख के पहले तक वो अपना रिपोर्ट दे देगा। आ रहा है समझ में? तो इसमें याद रखना नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख तक, नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख तक। अब सितंबर में किया होगा तो नेक्स्ट मंथ कब होगा? अक्टूबर के 15 तारीख तक अपना रिपोर्ट दे देगा, आने वाले महीने के 15 तारीख तक। ठीक है, ये कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में होगा।
सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में क्या होगा, 7 दिन के अंदर, जिस दिन उसको डाउट हो रहा है उस दिन से 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट किसको दे देगा, FIU को। समझ गए इतनी बात। उसके बाद अब एक ट्रांजैक्शन को कब सस्पिशियस कंसीडर किया जाता है, इसको कब सस्पिशियस कंसीडर किया जाएगा, देखना, यदि देखो यदि वह एक्ट में बताए गए वैल्यू से ज्यादा ट्रांजैक्शन करता है या अन्य कोई आधार उत्पन्न करता है तो उसे सस्पिशियस माना जाएगा। अब भाई जितना ट्रांजैक्शन करना है, जो वैल्यू बताया गया है, कितने से ऊपर का जो वैल्यू करेगा, जैसे बोल दिया कि 1 करोड़ रुपए से जो ज्यादा का ट्रांजैक्शन करेगा उसके ऊपर आपको डाउट करना है, आपको उसको पूछना है कि ये पैसा आपके पास कहां से आया, तो ये भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में माना जाएगा। उसके बाद जब किसी ट्रांजैक्शन पर ऐसा लगे कि किसी असामान्य स्थिति को बनाया जा रहा है, असामान्य स्थिति मतलब एबनॉर्मल स्थिति, असामान्य स्थिति वही हो गया जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, वो 2-2 लाख रुपए लेके आ गया, या कोई व्यक्ति है, कोई मान लो मोची है, अब हर हफ्ते उसके अकाउंट में 2-2 लाख रुपए आ रहा है, तो वो भी सस्पिशियस नेचर में आ जाएगा। ठीक है, यदि ट्रांजैक्शन का कोई भी बोनाफाइड पर्पस नहीं हो, बोनाफाइड पर्पस नहीं हो, बोनाफाइड पर्पस का मतलब यह है, बोनाफाइड पर्पस नहीं हो इसका मतलब यह है कि अच्छा इंटेंशन ना हो। बोनाफाइड मतलब होता है अच्छा इंटेंशन, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, बोनाफाइड पर्पस ना नहीं हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा इंटेंशन नहीं हो। आ रहा है समझ में। यदि कोई ट्रांजैक्शन टेररिज्म से रिलेटेड लगे, तो यदि कोई ट्रांजैक्शन ऐसा लगे कि यार ये टेररिस्ट एक्टिविटी से इन्वॉल्व हो सकता है, तो भी आपको क्या करना है, उसके ऊपर डाउट करना है और 7 दिन के अंदर FIU को सूचना दे देनी है। क्लियर हो गई बात। उसके बाद है क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट। क्या है, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट। अब देखना, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट में क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर मतलब क्या, दूसरा देश, सीमा के उस पर, हमारे देश के उस पर बोलते हैं ना क्रॉस बॉर्डर। ठीक है, तो विदेश से कोई पैसा आए और भारत से कोई पैसा जाए, ये क्रॉस बॉर्डर हो गया, 2 देश का मिलन हो जा रहा है ना यहाँ पर। तो विदेश से अगर कोई 5 लाख रुपए भेजता है, या आप 5 लाख रुपए से ज्यादा विदेश में भेजते हो, आ रहा समझ में, 5 लाख से ज्यादा विदेश से आ रहा है या 5 लाख से ज्यादा आप विदेश में भेज रहे हो, तो ये क्या रिपोर्ट कहलाएगा, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट। ठीक है, ये रिपोर्ट को कब भेजा जाएगा, अगर विदेश से 5 लाख रुपए से ज्यादा आ रहा है या फिर आप 5 लाख रुपए से ज्यादा भेज रहे हो, तो क्या किया जाएगा, अगर आपने ये काम सितंबर में किया तो नेक्स्ट मंथ के अक्टूबर के 15 तारीख के पहले तक, ठीक है, नेक्स्ट मंथ के अक्टूबर के 15 तारीख के पहले तक ये रिपोर्ट भेज दी जाएगी। आ रहा है समझ में, 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में ये रिपोर्ट को भेज दिया जाएगा। समझ आया, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट समझ आया, सस्पिशियस रिपोर्ट समझ में आया, और क्रॉस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट समझ आया। आ रहा समझ में। उसमें कितना लाख था, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में 10 लाख, बेस था 10 लाख, सस्पिशियस में कोई पैसा था नहीं, उसमें क्या था, अचानक से अगर डाउट होता है किसी भी ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट देना है, कितने दिनों के अंदर, 7 दिनों के अंदर। उसके बाद क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट में क्या, कितने दिनों के अंदर, अगले महीने के 15 तारीख के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट देना है। इसमें पैसा कितना बोला गया है, 5 लाख रुपए। ठीक है, आ रहा समझ में। अब इसमें ट्रांजैक्शन कैसे होगा, दूसरे देश विदेश में होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ आई। उसके बाद फिर है चौथा, NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर रिपोर्ट। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था होती है, ऐसी संस्था जो प्रॉफिट को लेके काम नहीं करता, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, मेन मोटिव लाभ कमाना नहीं होता। ठीक है, वो लोगों के उद्धार के लिए काम करती है, तो ऐसी संस्था को क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखो, अब इस ऑर्गेनाइजेशन में अचानक से 10 लाख या उससे अधिक का ट्रांजैक्शन होने लग जाए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अचानक से 10 लाख
रेट याद रखना, पैसा याद रखना, 10 लाख या उससे अधिक का ट्रांजैक्शन होने लग जाए तब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी डाउट जाएगा। तो कौन सा रिपोर्ट दिया जाएगा? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर रिपोर्ट। अब ये कब दिया जाएगा? इस प्रकार की रिपोर्ट को आने वाले मंथ के 15 तारीख के पहले तक सबमिट करना है। कितने आने वाले महीने के 15 तारीख के पहले तक सबमिट करना है। हर जगह वही आ रहा है, समझ गए ना? सिर्फ सस्पिशियस रिपोर्ट में बस चेंज आया, उसमें बस 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देना है FIU को, और बाकी में क्या आया? नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख के पहले पहले तक आपको रिपोर्ट देना है। ठीक है, फिर लास्ट क्या है? काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट। अब ये काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट क्या होता है? अब मान लो कोई व्यक्ति आया आपके पास, आप बैंकर हो, बैंक वाले हो, बैंक एग्जाम देने वाले हो ना, तो आप बैंकर हो। कोई व्यक्ति आया 10,000 रुपए लेके और बोला कि ये लो मेरा पैसा जमा कर दो, और 10,000 रुपए था वो सब 500-500 के नोट में था। आपने देखा जितना 8,000 रुपए तक तो सब सही सॉर्ट था, बाकी जो 2,000 रुपए के जो 4 नोट थे वो जाली थे, डुप्लीकेट थे। तो क्या आप डुप्लीकेट पैसे को जमा करोगे? नहीं। तो ये जो डुप्लीकेट पैसा होता है उसी को बोलते हैं काउंटरफिट करेंसी। आ रहा है समझ में? तो कोई व्यक्ति था वो 10,000 रुपए लेके आया, उसका 8,000 तो सही था, बाकी 2,000 गलत था। 2,000 में जो 500-500 के जो 4 नोट थे वो डुप्लीकेट थे। तो आप एक बैंकर होने के नाते उसके अकाउंट में कितना पैसा जमा करोगे? 8,000। 10,000 जमा नहीं करोगे। कितना जमा करोगे? 8,000 जमा करोगे। बाकी जो ऊपर के जो 2,000 है उसको भी आप ही रखोगे, उसको वापस नहीं करोगे। जो जाली नोट है उसको वापस नहीं करना, उसको खुद रखना है। और ये रिपोर्ट किसको देगा? FIU को दोगे। कितने दिनों के अंदर? नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख के पहले पहले तक। ठीक है, तो टोटल अपन 5 तरीके का रिपोर्ट पढ़ लिए। कौन कौन सा रिपोर्ट पढ़े सर? पहला क्या है? CTR, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट क्या होता है? 10 लाख या उससे अधिक का कोई ट्रांजैक्शन करता है तो इसके बारे में सूचना अपने को किसको देना है? FIU को। FIU को अपन रिपोर्ट देते हैं। 10 लाख या उससे अधिक का ट्रांजैक्शन करे तो, या तो उसका एग्रीगेट 10 लाख से अधिक हो जाए तो। लेकिन इसमें कौन से ट्रांजैक्शन को इंक्लूड नहीं करते? अगर इंडिविजुअली आपने कितना ट्रांजैक्शन किया हो, 50,000 या उससे कम का, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़े? सस्पिशियस रिपोर्ट। सस्पिशियस रिपोर्ट, अगर किसी के ऊपर आपको डाउट हो रहा है, किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको डाउट हो रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में रिपोर्ट करो। कितने दिन के अंदर करो? 7 दिनों के अंदर। उसके बाद कौन सा रिपोर्ट पढ़े अपन? क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट। क्रॉस बॉर्डर मतलब देश विदेश के बारे में बात हो रही है। अगर आपने विदेश में पैसा आपको आया 5 लाख रुपए, या आपने पैसा भेजा 5 लाख से ज्यादा, 5 लाख नहीं 5 लाख से ज्यादा, ठीक है, विदेश से आया 5 लाख से ज्यादा, आपने अपने देश से दूसरे विदेश में भेजा 5 लाख से ज्यादा, तो इसके बारे में भी रिपोर्ट दिया जाएगा। किसको? FIU को, अगले महीने के 15 तारीख के अंदर अंदर तक। ठीक है, उसके बाद कौन सा पढ़े? चौथा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर रिपोर्ट। यदि इसमें जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कोई संस्था है जिसने ट्रांजैक्शन की 10 लाख से अधिक का, तो इसकी रिपोर्ट किसको दोगे? FIU को। उसके बाद है काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट। काउंटरफिट करेंसी मतलब वही जाली नोट, डुप्लीकेट नोट। कोई अगर डुप्लीकेट नोट देता है तो इसके बारे में भी रिपोर्ट दोगे। किसको? FIU को। कब दोगे? अगले महीने के 15 तारीख के पहले तक। तो एक सस्पिशियस रिपोर्ट को छोड़ के बाकी जितने भी रिपोर्ट हैं सब में रिपोर्ट कितने दिन के अंदर करना है? अगले महीने के 15 तारीख के पहले तक। ठीक है, जिस महीने ट्रांजैक्शन हो रहा है उस महीने को छोड़ दो, उसके नेक्स्ट मंथ, आने वाले मंथ में 15 तारीख के पहले पहले तक। ठीक है, तो इतना था मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। याद रहेगा आपको? समझ आया बात? ठीक है, और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ठीक है, धन्यवाद।